उत्तराखंड को युवा राज्य की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी स्टेट की उम्र की तुलना इंसानों से करना वाजिब नहीं। हाँ, 25 सालों का विश्लेषण जरूर होना चाहिए। बात उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने 25 साल में इस राज्य को बनाया कम, बिगाड़ा ज्यादा। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि बीते 25 साल में कुछ भी नहीं हुआ। राज्य में सिटकुल, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, एयर कनेक्टिविटी, तमाम मेडिकल कॉलेजों का खुलना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आना, ऐसे और भी कई काम हैं जिनका जनमानस को कहीं ना कहीं फायदा मिला। लेकिन ये तो वे संसाधन हैं जो हमें बगैर यूपी से अलग हुए भी मिलते। ये हर नागरिक का अधिकार है। सामरिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य होने के नाते भी तो ये हमें मिलना ही था। दो देशों की सीमाएं हमें छूती जो हैं। हमारे लिए लड़ने वालों ने तो अलग सांस्कृतिक पहचान की मांग की थी, बोली भाषा बचाने की बात की थी, पहाड़ों को बचाने के लिए वो लड़े थे, पहाड़ के उत्पादों को पहाड़ियों के काम में लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, रोजगार की बात की थी ताकि पलायन थमे। इसमें शायद हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। अलग राज्य गठन की मांग के साथ सांस्कृतिक समृद्धि सबसे गहरे से जुड़ी थी, जिसमें आज हम सबसे गर्त में नजर आते हैं। प्रदेश की हर मूल चीज को बचाने की नौबत आ चुकी है। नदी बचाओ, हिमालय बचाओ, गांव बचाओ, बोली भाषा बचाओ, बेटी बचाओ, ऐसे तमाम नारे हैं जिन्हें अगर बोलते रहा जाए तो पूरा दिन निकल सकता है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि राज्य की संपदा बचाने की चिंता सत्ता पर बैठे लोगों ने कभी नहीं की। अलग राज्य बनने के बाद यहाँ 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सत्ता की मलाई खा चुके इन लोगों ने राज्य बचाने को शून्य और अपनी कुर्सी बचाने पर 100% जोर लगाया। इसमें प्रदेश में राज करने वाली भाजपा कांग्रेस बराबर दोषी है। दोनों ने हमेशा प्रदेश की जनता की भावनाओं के खिलाफ अपनी मनमानी चलाई। शुरुआत उत्तरांचल नाम के साथ पहला गैर पहाड़ी मुख्यमंत्री देने से हुई। साल 2000 में अलग राज्य बनने के बाद भाजपा ने उत्तराखंड की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला उत्तरांचल नाम देकर राज्य के लोगों को संदेश दे दिया था कि भविष्य में भी सत्ता की मनमानी चलेगी, जो अब तक जारी है। अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी जैसा बुजुर्ग मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता पर थोप दिया गया, जिसे पहाड़ी संस्कृति का कोई बोध नहीं था। संघ के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो देहरादून के अलावा उन्हें कोई जानता भी नहीं था। हालांकि उन्होंने प्रदेश की जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम किया। जनता जानती थी वे कुर्सी तोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, वही उन्होंने किया भी। हालांकि कुर्सी तोड़ने से पहले ही भगत सिंह कोश्यारी ने वह कुर्सी भी उनसे छीन ली। इसके बाद वे जब तक जिंदा रहे पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाले सारे फायदे उन्होंने लिए। जैसे फायदा वर्तमान में रत्ती भर के कार्यकाल के एवज में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और तीरथ सिंह रावत ले रहे हैं। नित्यानंद स्वामी के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने कुर्सी संभाली। ठाकुर राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी भी जनता की नाउम्मीदी पर खरे उतरे। खैर, उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि वह अंतरिम सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री थे और चुनाव में उतरना उनकी मजबूरी थी। हालांकि अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ऊर्जा प्रदेश का सपना दिखाया, जिसके हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऊर्जा प्रदेश का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड के कई गांव इस सपने को पूरा करने के लिए बनाए गए बांधों में डूब गए। भविष्य में न जाने कितने गांव डूबेंगे, यह कहा नहीं जा सकता। बिजली के रेट साल दर साल जेब को जो झटका दे रहे हैं, वो हर आम नागरिक महसूस करता ही है। भाजपा के भीतर कोश्यारी के नेतृत्व में असहमति और आंतरिक कलह हमेशा बने रहे। इसके बाद भाजपा को चुनाव में उतरना पड़ा। आज तक हमने प्रदेश दिया कहने वाली भाजपा को जनता ने पहले ही चुनाव में करारा जवाब दे दिया था। इसके बाद सरकार बनाने वाली कांग्रेस भाजपा की ही तरह जनता की नाउम्मीदी पर खरी उतरी। कांग्रेस ने 2002 में नारायण दत्त तिवारी के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे ऊपर थोपा जो राज्य का पक्षधर कभी था ही नहीं। खुले मंच से मेरी लाश पर बनेगा उत्तराखंड जैसे उनके बयानों के लिए उनकी खूब आलोचना हुई। यही वजह रही कि तिवारी के समय में अधिकांश विकास शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक बेल्ट में केंद्रित रहा, जबकि पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन बना रहा और दूर दराज के क्षेत्रों के लोग विकास से वंचित रहे। पद संभालने के बाद उन्होंने 100 के करीब लाल बत्ती बांटकर राज्य का जो मजाक उड़ाया, इसकी सजा उन्हें वक्त ने दी। उनकी रंगीनियों से प्रदेश की फजीहत हमेशा होती रही। इसके बावजूद तिवारी अकेले मुख्यमंत्री हैं जो थोड़ा बहुत उत्तराखंडियों के काम आए।
उनकी नीति से हरिद्वार, रुद्रपुर और देहरादून में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए, जिसमें आज पहाड़ियों का शोषण भले ही हो रहा है, लेकिन रोजी रोटी का जुगाड़ तो बन ही जा रहा है। 5 साल की कांग्रेस सरकार के बाद अब बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी भुवन चंद्र खंडूरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। भुवन चंद्र खंडूरी ने एक सख्त प्रशासक की छवि जरूर बनाई, लेकिन नेता के तौर पर वे बुरी तरह फेल रहे। उनके कार्यकाल में भाजपा की भिड़ंत ही जनता देखती रही। खंडूरी के सख्त रवैये के कारण पार्टी के भीतर कई नेताओं के बीच असंतोष पैदा हुआ। इसी के चलते खंडूरी को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 बार काम किया, साल 2007 से 2009 तक और 2011 से 2012 तक। उनके सख्त रवैये का प्रदेश को फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा हुआ। उन्होंने लोकायुक्त विधेयक पारित किया जो प्रदेश के किसी काम नहीं आया। उनके लोकायुक्त का तो पता नहीं, भ्रष्टाचार की स्थिति आज हर प्रदेशवासी के सामने है। हालांकि सड़क निर्माण की कई परियोजनाओं को बढ़ावा देने, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ, इसका क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए। रमेश पोखरियाल निशंक वह शख्स हैं जिन्हें साल 2009 में खंडूरी से छीनकर कुर्सी दी गई। निशंक का कार्यकाल जमीनों के खेल और खनन माफियाओं के लिए मुफीद माना जाता है। उनके कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कई नेताओं और अधिकारियों पर गलत तरीके से भूमि आवंटन और खनन लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया गया, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। एनडी तिवारी की ही तरह निशंक के कार्यकाल में विकास योजनाओं का अधिकतर फायदा मैदानी और शहरी क्षेत्रों में देखा गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का असंतुलन बना रहा और ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों की समस्याएं नजरअंदाज हुई। निशंक के नेतृत्व में भाजपा में आंतरिक असंतोष और कलह भी देखने को मिले। यही वजह रही कि 2011 में उन्हें कुर्सी से उतारकर फिर खंडूरी को चढ़ा दिया गया। अब बारी फिर कांग्रेस की थी। हरीश रावत के जमाए मैदान में इस बार कांग्रेस ने मनमानी दिखाते हुए एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो हिमालय पुत्र के सुपुत्र होते हुए भी पहाड़ से कोई लगाव नहीं रखते थे। इनका अधिकांश वक्त भी पहाड़ से दूर ही बीता। 2012 में बहुगुणा के सीएम बनने के बाद से ही सत्ता की खींचतान चलती रही। इसी बीच 2013 में केदारनाथ जैसी प्रचंड आपदा हमारे प्रदेश ने झेली। आपदा प्रबंधन में बहुगुणा बुरी तरह फेल हुए। राहत पहुंचाने से ज्यादा उनका जोर मौत के आंकड़ों को दबाने में रहा। इसमें जरूर वे सफल हुए और आज भी केदारनाथ में मारे गए लोगों की सही संख्या किसी के पास नहीं है। इसके लिए उनकी चौतरफा आलोचना भी हुई। बहुगुणा सरकार पर कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राहत कार्यों में भी पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, जिससे सरकार की साख को नुकसान पहुंचा। इसका फायदा उठाकर हरीश रावत ने उनकी कुर्सी सरका ली। हरीश रावत ने 2014 में सत्ता संभाली। लंबे समय से पहाड़ की राजनीति कर रहे हरीश रावत भी पहाड़ियों से ज्यादा अपने चेले चपाटों के हित साधते रहे। रावत के कार्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंची। कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर भाजपा के हो गए। इस बगावत के चलते प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। हालांकि बाद में उन्होंने सत्ता में वापसी की, लेकिन यह अस्थिरता सरकार की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती रही। हरीश रावत के कार्यकाल में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। स्टिंग ऑपरेशन और अन्य विवादों के कारण उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। खासकर स्टिंग ऑपरेशन में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला उजागर होने के बाद उनकी सरकार की साख पर सवाल उठे। उन्होंने पहाड़ के मोटे अनाज, खान पान का गाना तो बहुत गाया, लेकिन पहाड़ के किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिला। 2017 का दौर भारत में मोदी वेव का दौर माना जाता है। उत्तराखंड में भाजपा ने सरकार बनाई और इस बार भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड के ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत नाम का मुख्यमंत्री थोपा। 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कुर्सी का आनंद लिया। जिस भूकानून के लिए आज प्रदेश लड़ रहा है, उसे कमजोर करने का सबसे बड़ा क्रेडिट रावत को ही जाता है। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म करने के साथ ही कृषि भूमि का भूपयोग बदलना भी आसान कर दिया। इससे जमीनों की बेतहाशा लूट प्रदेश में हुई। इसके अलावा कोरोना काल में वे बुरी तरह फेल हुए। संक्रमण फैलने के बाद राज्य में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और राहत कार्यों में देरी की गई, जिससे कई लोग काल का ग्रास बने।
प्रवासी श्रमिकों को उनकी लुंज पुंज नीतियों के चलते धक्के खाने पड़े। त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में भाजपा के भीतर असंतोष और आंतरिक विवाद भी बढ़े। महिला शिक्षिका से उनके अभद्र व्यवहार के वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। धीरे धीरे वे अपने ही दल के लिए सिरदर्द बने और उन्हें जबरन कुर्सी से उतारना पड़ा। इसके बाद भाजपा तीरथ सिंह रावत को लेकर आई। मार्च 2021 से जुलाई 2021 तक रावत मुख्यमंत्री रहे। इतने छोटे से कार्यकाल के बावजूद वे उत्तराखंड के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री में शामिल हो गए। चर्चित होने की वजह उनका विजन नहीं, जुबान रही। फटी जीन्स पर उनके बयान से विवाद हुआ, जिस पर महिला संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों ने आलोचना की। इससे पूरे प्रदेश की छवि को देश में धक्का लगा। कोरोना फैलाने में भी उनका योगदान रहा। रावत के कार्यकाल में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित हुआ। कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद कुंभ मेला जारी रखा गया, जिसके कारण संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। इस फैसले की काफी आलोचना हुई और इसे स्वास्थ्य सुरक्षा में चूक के रूप में देखा गया। बड़ी मुश्किल से भाजपा ने उनसे पल्ला झाड़कर पुष्कर सिंह धामी को स्थापित किया। गढ़वाल के 2 रावतों के बुरी तरह फेल होने के बाद भाजपा ने अगला दांव कुमाऊं के पुष्कर सिंह धामी पर खेला। पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला और 2022 में अपना ही विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बावजूद भाजपा ने दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी को बतौर मुख्यमंत्री थोपा। उनका कार्यकाल विकास से ज्यादा विवाद की राजनीति को लेकर चर्चित है। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल खुले मंच से करते देखे गए हैं। हाईकमान की गुड बुक में रहने के लिए सांप्रदायिक राजनीति के अलावा उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। यूसीसी, धर्मांतरण जैसे कानून भी इसी राजनीति का हिस्सा मात्र हैं। डेमोग्राफिक चेंज का राग नए कार्यकाल में वो लगातार अलाप रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों के जमीन की लूट की छूट जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी थी, उससे एक कदम आगे बढ़कर धामी ने काम किया है। पुष्कर सिंह धामी की करीबियों का मानना है कि उन्होंने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून पारित कराया, लेकिन हाकम सिंह और नकल माफियाओं का जेल से बाहर आना बताता है कि धामी सरकार युवाओं को लेकर कितनी ईमानदार है। अब तक हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों में पुष्कर सिंह धामी का पीआर सबसे मजबूत माना जाता है। आज राज्य स्थापना दिवस पर दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग बताते हैं कि वह सही राह पकड़े हुए हैं। इस राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बस दिल्ली को खुश रखना पड़ता है। अब तक हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में जो चर्चा की, उस पर मुहर लगती एक तस्वीर भी आज नरेंद्र नगर से आई है। लकड़ी के डंडों पर महिलाओं के कंधों पर ढोई जाती गर्भवती महिला की यह तस्वीर देश भर में उत्तराखंड स्थापना दिवस पर छप रहे विज्ञापनों की पोल खोलने के लिए काफी है। हालांकि रास्ते में प्रसव होना हमारे राज्य में कोई बड़ी घटना नहीं है, यह बस एक रूटीन खबर है। लेकिन आज उत्तराखंड 24 साल पूरे कर चुका है और ऐसे में ये तस्वीर एक शर्मनाक पहलू दिखाती है।